स्टूडेंट, वेलकम टू आरपीएससी जीके बाय रविंदर। आज की जो क्लास होगी इसमें हम राजस्थान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसको हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता, मतलब राजस्थान में ऐसी कौन सी सभ्यताएं हैं जो ताम्र कांस्य सभ्यताएं हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधित्व स्थल। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ताम्र कांस्य सभ्यता थी, और इसके कौन कौन से स्थल हैं राजस्थान में, इनकी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में, तरखान का डेरा गंगानगर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा हनुमानगढ़, तरखान का डेरा श्री गंगानगर में और करणपुरा हनुमानगढ़ में। तो कौन कौन से स्थल हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। कालीबंगा हनुमानगढ़, पीलीबंगा हनुमानगढ़, तरखान का डेरा ये गंगानगर में है, करणपुरा ये हनुमानगढ़ में है। तो ये राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है, प्रतिनिधित्व स्थल हैं। इससे आगे देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। तो देखो, कालीबंगा सभ्यता आप सबको पता है हनुमानगढ़ में है। सबसे पहले कालीबंगा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, तो वो होता है काली चूड़ियाँ। अगर लोकेशन की बात की जाए, स्थिति की बात की जाए कि कालीबंगा सभ्यता है कहाँ, तो घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आपको ध्यान रखना, घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। इसकी जो खोज है 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। इसके बाद में इसके आगे बात करते हैं। इसका जो विकास है सोथी ग्रामीण संस्कृति या कालीबंगा फर्स्ट से बताया जाता है। जो कालीबंगा जो सभ्यता है इसका जो विकास है सोथी ग्रामीण संस्कृति या कालीबंगा फर्स्ट से बताया जाता है। उत्खनन जो बच्चों इसका 1961 से लेकर 1969 तक किसने किया? बीवी लाल, बीके थापर, एमडी खरे और जगपति जोशी ने। 61 से 65 बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे और जगपति जोशी ने किया। अब देखो, अगर कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर बताया जाए तो ये सभ्यता कितनी पुरानी है, तो इसका कालक्रम अगर बात की जाए अगर इसके कालक्रम की बात की जाए तो इसका जो कालक्रम है बच्चों 2350 से 1750 बीसी, मतलब ईसा पूर्व। ये कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर बताया गया। कालक्रम के 2350 से 1750, 2350 से 1750 आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको एक एक करके देखते हैं। पहली विशेषता है नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा जो सभ्यता है कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। दूसरी है ये ताम्र कांस्य सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है, ताम्र कांस्य सभ्यता है। तीसरी है संभवतः मात्र सत्तात्मक व्यवस्था, मतलब यहाँ पे पितृ सत्तात्मक की जगह मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। व्यापार प्रधान सभ्यता है, मतलब यहाँ पे व्यापार का काफ़ी बोलबाला था। साक्षर सभ्यता है, मतलब यहाँ पे लिटरेसी भी थी कहने का मतलब। तो इसकी सारी विशेषताएं एक बार फिर से देख लेते हैं। नगरीय सभ्यता है, ताम्र कांस्य सभ्यता है, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पे थी, और व्यापार प्रधान सभ्यता है, और साक्षर सभ्यता है। नेक्स्ट इससे आगे बात करते हैं बच्चों। इस स्थल को सर्वप्रथम, मतलब इस जो स्थल है ना, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री एलपी टेसीटोरी ने खोजा और इसे प्राग ऐतिहासिक स्थल माना। मतलब जैसे आपको पता है इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल। तो इसको प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक स्थल इसको माना है। किसने? एलपी टेसीटोरी ने। तो मतलब कालीबंगा जो सभ्यता है ना, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय इसी को जाता है, एलपी टेसीटोरी को। तो देखो उत्खनन से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है कालीबंगा से। यहाँ पे देखो 2 टीलों पर खुदाई हुई है, 2 टीलों पर उत्खनन का कार्य किया गया है। अब देखो 2 टीलों पर उत्खनन का काम हुआ है कालीबंगा में। अब उसमें 5 स्तरीय खनन में, यहाँ पे कितने स्तर में खनन हुआ है? 5 स्तर में, जिसमें प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के क्या मिले हैं? अवशेष मिले। 5 स्तर में खनन हुआ, जिसमें एक तो प्राक हड़प्पा और दूसरा विकसित हड़प्पा के यहाँ पे क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। अब उससे आगे बात करते हैं। देखो
5 स्तर की जो खुदाई हुई है उसमें किस हिसाब से प्राक हड़प्पा के और किस हिसाब से विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। देखो प्रथम जो 3 स्तर है ना, ऊपर से विकसित हड़प्पा के हैं और नीचे से चौथा और पांचवा, जैसे ऊपर 1 2 3 खुदाई करते करते गए अपन, चौथा और जो पांचवा स्तर है वो प्राक हड़प्पा का है और ऊपर के जो 3 स्तर हैं वो विकसित हड़प्पा के हैं। अब इसी बात को देखो हमने नीचे डिटेल से बताया है कि ऊपरी 3 स्तरों से विकसित हड़प्पा सभ्यता और निचले 2 स्तरों से प्राक सभ्यता के या प्राक संस्कृति के, प्राक सभ्यता से प्राक हड़प्पा संस्कृति के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें थोड़ी सी कहानी और है। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के परकोटे के बाहर, मतलब जैसे यहाँ पे सभ्यता है, यहाँ पे इसका परकोटा है, मतलब पूरा गेट है, परकोटे के जो बाहर है ना, परकोटे के बाहर जुते हुए खेत के क्या हो निशान प्राप्त हुए हैं। मतलब जैसे यहाँ पे अपना गांव है, यहाँ पे ख़त्म हो गया सारा, यहाँ पे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जिससे हल रेखाओं को एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बनाया गया है। मतलब जो खेत है ना, जो जुते हुए हैं, वहाँ पे जो हल जो है एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं, जिसमें एक साथ दोहरी फसल, जिसमें एक साथ दोहरी फसल सरसों एवं चना लिए जाने के संकेत मिलते हैं। मतलब यहाँ पे इस हिसाब से, मतलब एक साथ 2 फसलों को यहाँ पे उत्पादन किया गया, सरसों और चना के। तो कहीं पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलों के अवशेष मिले हैं, सरसों और चना के कालीबंगा से अवशेष मिले हैं। इसके बाद में देखो आगे बात करते हैं कि संभवतः भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से प्राक कालीबंगा बस्ती का अंत हुआ है। मतलब जो नीचे के जो 3 स्तर थे ना, 2 स्तर, जैसे नीचे की प्राक सभ्यता के ऊपर विकसित थे, तो ये जो नीचे के जो प्राक सभ्यता के जो प्राक जो कालीबंगा जो बस्ती है, इसका जो अंत हुआ है वो किससे अंत होना, किससे अनुमान लगाया कि मतलब यहाँ पे भूकंप हुआ है। हाँ, उसके ऊपर विकसित कालीबंगा के दुर्ग टीले का निर्माण किया। मतलब जैसे 3 जो 2 नीचे के जो स्तर है ना, चौथा और पांचवा, इसका जो अंत है ना बच्चों, किसकी वजह से हुआ है। आप कहोगे कि सर इसका जो अंत हुआ है वो हुआ है, इसका जो अंत हुआ है वो भूकंप के कारण हुआ है। अब देखो आगे देखते हैं। कालीबंगा की खुदाई में ऊपरी 3 स्तरों से विकसित कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये तो हम पहले बता चुके, ऊपर के 3 जो स्तर हैं विकसित के, नीचे के चौथा और पांचवा है प्राक सभ्यता के हैं। हाँ देखो, विकसित कालीबंगा से एक सुनियोजित नगर नियोजन, मतलब एक जो सिटी की जो प्लानिंग होती है ना, उस हिसाब से यहाँ पे अवशेष मिले हैं। सुनियोजित नगर नियोजन प्राप्त होता है और जो 2 टीलों में विभक्त है। मतलब जो ऊपर का जो नगर है ना, जो विकसित जो कालीबंगा सभ्यता मिली है, हम पहले बता चुके हैं 2 टीले हैं, जहाँ पे एक टीला अलग है, एक टीला अलग है। 2 टीलों की खुदाई से यहाँ पे मिले हैं। तो देखो जो 2 टीलों में विभक्त है। अब 2 टीलों में किस प्रकार से विभक्त है। पहला है पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले को क्या क्या नाम दिया, दुर्ग कोट गढ़ी, दुर्ग कोट और गढ़ी ये नाम दिया गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ संभ्रांत वर्ग का निवास है। मतलब जो अपर क्लास है ना, अपर क्लास जो हाई क्वालिटी के हाई क्लास जो लोग हैं ना, जैसे अपन सिविल लाइन बोलते हैं, जैसे अपर क्लास लोग जहाँ रहते हैं। तो ऊपरी जो किला है जिसको दुर्ग कोट या गढ़ी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे संभ्रांत वर्ग का क्या था, निवास था। इसके बाद में बात करते हैं पूर्वी टीला, इसको नगर टीला भी बोलते हैं। ये पश्चिमी टीला है जिसको दुर्ग कोट या गढ़ी, पश्चिम में ऐसे मान लो, पश्चिम में जो रहेगा वो संभ्रांत वर्ग, और पूर्व में जो है ना पिछड़ा, पूर्व से पिछड़ा नगर टीला, निचला टीला यह शहर नाम से घेरा गया है। दुर्ग टीले को, हाँ जी एक मिनट, वो कुछ चीज़ें स्किप हो गई थी। देखो इसमें अपन पश्चिमी टीले की बात कर चुके थे। पश्चिम टीले को क्या कहा है, दुर्ग कोट या गढ़ी नाम से जाना गया। यहाँ पे संभ्रांत वर्ग का निवास था। इसके बाद में पूर्वी टीले को बात करते हैं, इसे नगर टीला, निचला टीला या शहर नाम से घेरा गया है। दुर्ग टीले को प्राग कालीबंगन बस्ती के ऊपर ही बसाया गया था। जो पहली जो कालीबंगा जो बस्ती थी ना बच्चों, उसी के ऊपर
दुर्ग टीले को बसाया गया था। और सुरक्षा दीवार का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था। देखो यहाँ पे जो पूर्वी जो टीला है ना, यहाँ पे सुरक्षा जो दीवार है ना जो बाहर की, उसको किसके निर्माण किया गया था? कच्ची ईंटों के। और कच्ची ईंटों की जो साइज थी ना 40 गुना 20 गुना 10 और 30 गुना 15 गुना 7.5, ये साइज थी बच्चों ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये इसका आपको ज्योमेट्री दिख गई। ये है पूर्वी टीला जिसको अपन नगर टीला बोला है। इधर है पश्चिमी टीला जिसमें यहाँ पे दिखा है सभ्रांत वर्ग का निवास दिख रहा है, कुआं दिख रहा है, बुर्ज दिख रहा है, मिट्टी से बने चबूतरे दिख रहे हैं, परकोटा दिख रहा है, यहाँ पे 7 यक्ष कुंड दिखे हैं। तो ये सारे पश्चिमी टीले में है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र, हाँ थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूँ। गढ़ी क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए थे। मतलब आपको गढ़ी क्षेत्र, जैसे मान लो ये गढ़ी क्षेत्र है, इसमें प्रवेश के लिए चारों दिशाओं से क्या बनाए गए थे? चारों दिशाओं से क्या कर रखे थे? प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जैसे ऐसे हो गए, हाँ। तथा दक्षिणी द्वार के दोनों तरफ आरक्षक कक्ष बने थे। जैसे ये दक्षिणी दीवार है, इसके दोनों तरफ मतलब कैसे रेस्ट हाउस बोल सकते हैं, आरक्षक कक्ष बने थे, हाँ। आगे बात करते हैं। गढ़ी को पूर्व से पश्चिम दिशा में एक लंबी दीवार द्वारा बांटा गया था। देखो ये दिख रहा है गढ़ी क्षेत्र। देखो पूर्व से पश्चिम में देखो एक लंबी दीवार के द्वारा इसको क्या किया गया है? बांटा गया है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है ना, हाँ। उससे आगे देखते हैं बच्चों, हाँ, दिशा में एक लंबी दीवार से बांटा गया है। ऐसा उदाहरण सभ्यता के किसी अन्य स्थल से प्राप्त नहीं हुआ। जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जो बांटने का जो उदाहरण है ना, ऐसा कहीं नहीं मिला है। कोई भी सभ्यता स्थल ऐसे नहीं है जो पूर्व से पश्चिम भाग में ऐसे एक दूसरे को 2 भागों में डिवाइड कर रही हो। आगे देखते हैं। गढ़ी की जो दीवार व बुर्ज कच्ची ईंटों से निर्मित थे। जो यहाँ पे जो गढ़ी है ना बच्चों, इसके जो दीवार और जो बुर्ज जो बना है ना, वो कैसे बने हैं? कच्ची ईंटों से निर्मित है। अब देखो आगे देखते हैं। गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में, गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में एक मिनट बच्चों, अब देखो आगे जो है ना बच्चों, गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में है ना, जैसे गढ़ी वाला जो टीला है उसके दक्षिणी अर्ध भाग में 5 से 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हैं, जिनमें जानवरों की है ना जली हुई अस्थियां मिली हैं। मतलब जो गढ़ी वाला है उसका दक्षिणी भाग में 5-6 कच्ची ईंटों के चबूतरे ऐसे मिले हैं जहाँ पे जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली हैं। तो उससे क्या सिद्ध होता है? जो इनके बलि प्रथा के परिचित होने के संकेत करती है। मतलब वहाँ पे उस समय 5-6 जैसे वो होती है ना, क्या बोलते हैं, कब्र, तो 5-6 कच्ची ईंटों के चबूतरे हैं, तो जिनमें जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली हैं। मतलब वहाँ पे हो सकता है नमक से गलाया हो या जलाया हो, जो भी वहाँ पे ना, तो बलि प्रथा के होने की मतलब वहाँ पे अपने को जानकारी मिलती है। अब देखो इससे आगे देखते हैं। इन चबूतरों पर कुआं, यक्ष वेदी तथा दूसरे चबूतरे पर 7 यज्ञ वेदी पंक्तिबद्ध प्राप्त हुई है। इन कुएं पर क्या मिली है? कुआं मिली है, एक मिनट। इन चबूतरों पर कुआं, यक्ष वेदी तथा दूसरे चबूतर पर 7 यज्ञ वेदी पंक्तिबद्ध क्या हुई है? प्राप्त हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई है। गढ़ी के उत्तरी अर्ध भाग में विशिष्ट जनों के आवास थे। मतलब जो गढ़ी का जो उत्तरी अर्ध भाग है वहाँ पे क्या है? विशेष जो जन है उनका क्या है? आवास है। नेक्स्ट देखते हैं। गढ़ी के दक्षिणी अर्ध भाग में जाने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ थी। मतलब गढ़ी के अगर दक्षिणी भाग में आपको जाना है ना, तो उत्तर और दक्षिण भाग में क्या है? सीढ़ियाँ थी। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। निचला नगर। अब निचले नगर में क्या है देखते हैं।
इसमें सामान्य जन के निवास थे, मतलब जो निचला जो नगर था वहाँ पे सामान्य जन आम आदमियों के निवास थे। कालीबंगा में निचले नगर को सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। जो कालीबंगा जो सभ्यता है, यहाँ पे जो निचला नगर है ना, उसको किससे घेरा है? सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भवन निर्माण है ना कालीबंगा सभ्यता है, उसमें किस हिसाब से हुआ है इसकी अपन चर्चा करते हैं। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। कालीबंगा से जो मकान मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? कच्ची ईंटों के। तो यह सभ्यता सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब बस्ती के रूप में दिखाई देती है। जैसे कच्ची ईंटों के या कच्चे मकान कौन बनाएगा? गरीब आदमी बनाएगा। तो ये कहता है कि यह जो सभ्यता है सैंधव सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब बस्ती के रूप में दिखाई देती है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं, नालियां और स्नानागार के निर्माण में हुआ है। पक्की ईंटों का 3 जगह काम में आए हैं कि कुएं में, नालियों में, स्नानागार में, और कहीं पे भी पक्की ईंटों का निर्माण काम नहीं हुआ है। अब देखो नगरीय व्यवस्था किस प्रकार से है। कच्ची ईंटों से निर्मित भवन। देखो ये सारे जो भवन दिख रहे हैं आपको कच्ची ईंटों से निर्मित है। हाँ, 4-5 कमरे व रसोईघर प्लस कुआं। देखो 1 कमरा, 2 कमरा, 3, 4 और ये 4 से 4 कमरे हो गए ना। इसके बाद में एक कुआं है, 4-5 कमरे, इसमें रसोई भी घर आ गए, स्नानघर भी आ गया है ना। और एक पल्ले के जो किवाड़ है यहाँ से मिले हैं। चुनाई जो है ना बच्चों कालीबंगा सभ्यता में देखो इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम वाली है। बहुत ही अच्छी बात है, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम वाली यहाँ पे चुनाई हुई है। और देखो उससे भी अच्छी जो बात है ना बच्चों, उससे भी अच्छी बात है प्रतिच्छेदी वृत्तों से अलंकरण या फर्श पर। जो फर्श पे जो अलंकरण है बच्चों कैसे हुआ है? जो प्रतिच्छेदी जो व्रत है ना देखो यहाँ पे दिखाए गए, इस हिसाब से डिजाइन बनाई है कालीबंगा सभ्यता में। उस समय भी लोगों में देखो कितनी क्रिएटिविटी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भवनों के दरवाजे गली में खुलते थे। भवनों के जो दरवाजे हैं गली में खुलते थे। भवन में 4 से 5 कमरे, रसोईघर, स्नानघर और कुआं इत्यादि थे। देखो दरवाजे जैसे गली में खुलते थे, आज भी गली में ही खुलते हैं। और 4 से 5 कमरे, 4 से 5 कमरे। देखो 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। हाँ, भवनों के जो दरवाजे हैं वो गली में खुलते थे। भवन में 4 से 5 तो कमरे थे, रसोईघर था, स्नानघर था, कुआं था इत्यादि होते थे। भवन में एक पल्ले के किवाड़ लगाए गए और निर्माण में निजता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रथम तल पर खिड़की नहीं बनाते। देखो प्राइवेसी होती थी कि फर्स्ट फ्लोर पे ना कोई खिड़की नहीं रखते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, कालीबंगा में सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिलते। मतलब जैसे ऐसी नालियाँ नहीं मिली है जहाँ पे सभी का पानी जहाँ से मिलता हो। तो यहाँ पे देखो आगे क्या कहता है कि संभवतः लकड़ी की नाली प्रयोग में लाया जाने के संकेत मिलते थे। कालीबंगा जो सार्वजनिक नालियों के तो संकेत नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लकड़ी की जो नालियाँ होती थी जो पर्सनल यूज़ के लिए होती थी एक हिसाब से। कमरे की फर्श पर अलंकृत ईंटों के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। कमरे की जो फर्श है ना बच्चों वहाँ पे डिजाइनदार जो है ना ईंट है ना उनके क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सड़क की जो व्यवस्था है वो कैसी थी कालीबंगा सभ्यता में? सड़क व्यवस्था सभ्यता में समकोण पर काटती हुई। देखो कितनी अच्छी बात है कि जैसे आज एक बड़ा जो महानगर है ना वहाँ पे भी इतनी बसावट नहीं होगी, तो कालीबंगा जो सभ्यता ना बच्चों वहाँ पे सड़कें जो थी वो समकोण पर मिलती हैं। यहाँ मुख्य सड़क को पक्का करने के प्रयास दिखाई देते हैं मोहनजोदड़ो की तरह। मुख्य सड़क को जो होती है ना जितनी जैसे वो जो मेन रोड होती है उसके पक्का करने के प्रयास दिखाई देते हैं। मतलब वो पक्का किया होगा उसको, अब इतने साल बाद में सारा गायब हो जाता है। इसके बाद में कालीबंगा की आगे बात करते हैं। कालीबंगा
समाधान मतलब जो शव होती है ना, डेड बॉडी, उसको क्या करते थे कालीबंगा में? कालीबंगा में कब्रिस्तान गढ़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और कालीबंगा में हमें 3 प्रकार के शव विसर्जन मिले हैं। मतलब जो कब्रिस्तान मिले हैं ना कालीबंगा में, वो किधर मिले हैं? दक्षिण पश्चिम में, गढ़ी के दक्षिण पश्चिम में। और कालीबंगा में हमें 3 प्रकार के शवों के विसर्जन मिले हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से मिले हैं देखते हैं अभी, है ना। कुल 37 शव विसर्जन मिले हैं, 37 बॉडीज के आपको वहाँ पे अवशेष मिले हैं। अब देखो किस हिसाब से मिले हैं? पूर्ण समाधिकरण, मतलब सर्वाधिक, जिनकी मतलब पूर्ण समाधि किया गया है। एक आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह संस्कार। इसमें 3 टाइप के मिले हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। अंडाकार गड्ढे मिले हैं, इसमें कंकाल, मृतभांड व अन्य सामग्री मिलती है। जो अंडाकार जो गड्ढे मिले हैं ना, वहाँ पे क्या क्या मिलते हैं? कंकाल मिले हैं, मृतभांड मिले हैं और अन्य सामग्री यहाँ से मिली हैं और कुछ अवशेष मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आपको समझ में आएगा। इसके बाद में बात करते हैं आयताकार गड्ढे। इनमें सामग्री तो है लेकिन अस्थि नहीं मिली। सॉरी आयताकार गड्ढे। आयताकार गड्ढे, इसमें क्या है बच्चों? इनमें सामग्री तो है लेकिन अस्थि अवशेष नहीं है। तो ये है आयताकार गड्ढे। गोल गड्ढे हैं, केवल सामग्री है लेकिन अस्थि अवशेष नहीं है। हाँ, 17 अवशेष मिले हैं ऐसे गोल गड्ढों के भी, है ना। 5 अवशेष आयताकार के, 15 अवशेष अंडाकार के। तो देखो 15 15 30 और 7 37 हो गए। 15 17, हाँ 32 32 और 5 37 हो गए। तो देखो एक बार इस बात को पूरा देख लेते हैं, दोबारा से देखते हैं कि जो समाधान है कब्रिस्तान गढ़ी के किधर मिले हैं? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा में हमें 3 प्रकार के शव विसर्जन मिले हैं, जिसमें यहाँ पे 37 शवों का क्या किया गया है? विसर्जन किया है। अब इन शवों का विसर्जन किस प्रकार से किया है? सर्वाधिक पूर्ण समाधिकरण, उससे कम आंशिक समाधिकरण के शव मिले हैं और कुछ दाह संस्कार के मिले हैं। अब देखो यहाँ से हमें ना 3 प्रकार के गड्ढे मिले हैं। एक तो अंडाकार गड्ढे, इसमें कंकाल और मृतभांड तथा अन्य सामग्री मिलती है और ऐसे हमें 15 अवशेष मिले हैं। 37 है ना टोटल। उसके बाद में देखें आयताकार गड्ढे हैं, इनमें सामग्री तो है लेकिन अस्थि अवशेष नहीं है, ऐसे हमें 5 अवशेष मिले हैं। इसके बाद में गोल गड्ढे की बात करूं, केवल सामग्री है लेकिन अस्थि अवशेष नहीं है, ऐसे हमें 17 अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार से ये कालीबंगा सभ्यता का ये है बच्चों। अब जो हमने ये जो 3 प्रकार के समाधान पढ़े ना, इसमें अपन एक एक करके देखते हैं। पूर्ण समाधान में देखो, पूर्ण शव विसर्जन में शव को पीठ के बल लिटाया गया है। पीठ के बल लिटाया गया है। पीठ के बल कैसे लिटाएंगे? ऐसे, हाँ। और जिसमें सिर को उत्तर दिशा में तथा पैर जो है दक्षिण दिशा में रखा गया है। लेकिन एक उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें शव को पीठ के बल मतलब जैसे अपन लेटते हैं उस हिसाब से, लेकिन एक शव ऐसा मिलता है जिसमें शव को पेट के बल लिटाया गया है और सिर को है ना दक्षिण दिशा में रखा गया है। तो पूर्ण शव विसर्जन में क्या होता है कि शव को है ना पीठ के बल लिटाया गया है, जैसे अपन सोते हैं, और सिर को उत्तर दिशा में और पैरों को दक्षिण दिशा में। लेकिन एक उदाहरण कैसा मिलता है जिसमें शव को पेट के बल लिटाया गया है और सिर को दक्षिण दिशा में, सिर को दक्षिण में रखा गया। तो ऑब्वियसली मतलब उत्तर में क्या है? पैर है। हाँ, इसके आगे बात करते हैं। एक कब्र में प्राप्त शव से शारीरिक दोष का पता चलता है। उसके बाएं हाथ की कलाई की हड्डी दाएं हाथ की कलाई की हड्डी से छोटी है। मतलब एक कब्र से एक ऐसी डेड बॉडी मिली है जिसमें है ना शारीरिक दोष का पता चलता है। मतलब बाएं हाथ की जो कलाई की जो हड्डी है ना, बाएं हाथ की कलाई की जो हड्डी है वो दाएं हाथ की कलाई की हड्डी से क्या है? छोटी है। एक अस्थि पंजर पर जलाए जाने का निशान मिलता है। मतलब जैसे अपन जो
एक अस्थि पंजर पर जलाए जाने का निशान मिलता है। एक कब्र से तांबे का दर्पण मिला है, मतलब एक कब्र ऐसी भी है जहाँ पे तांबे का दर्पण मिला है। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं जिनमें कालीबंगा के निवासियों के खोपड़ी की शल्य क्रिया से परिचित होने की जानकारी मिलती है। मतलब एक खोपड़ी है जिसमें 6 छेद है, तो इससे क्या अनुमान लगाया कि कालीबंगा के जो लोग हैं ना वो खोपड़ी की शल्य क्रिया से परिचित थे। मतलब उसके अंदर क्या होता है, जो दिमाग है ना, परम मस्तिष्क जो भी है, उसके बारे में उनको नॉलेज था। इसके अलावा देखो वहाँ से अन्य क्या क्या सामग्री मिली है, अन्य प्राप्त सामग्री। कालीबंगा में एक बेलनाकार मोहर, देखो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, कालीबंगा से क्या मिली, एक बेलनाकार मोहर मिली है जो मेसोपोटामिया सभ्यता की है। इस मुहर का कालीबंगा में मिलना व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। कालीबंगा से क्या मिली, एक बेलनाकार मोहर मिली है, और ऐसी जो है ना, जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ना, ईरान में है शायद, तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इस मुहर का कालीबंगा में जो मिलना है ना, मतलब ये इनका मेसोपोटामिया से मतलब क्या था, मतलब जैसे व्यापार वगैरह होगा। हाँ, कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त तांबे के वृषभ आकृति, मतलब कालीबंगा में है ना तांबे की जो है ना एक वृषभ आकृति, क्या कह सकते हैं, उत्खनन से तांबे के वृषभ आकृति मिली है। कालीबंगा के उत्खनन से तांबे की वृषभ की आकृति मिली है। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं प्राक कालीबंगा स्तर से, मतलब जैसे चौथे और 5वें स्तर की जहाँ पे खुदाई पहुँच गई ना, वहाँ से ऊंट की हड्डियों के भी क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। उससे आगे देखते हैं, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के साक्ष्य संभवतः प्राक कालीबंगा बस्ती का अंत का कारण ही हुआ है। मतलब जैसे, मतलब जो तीसरे और चौथे, जो चौथा और जो 5वां जो स्तर है, वहाँ पे प्राक कालीबंगा बस्ती है, तो वहाँ पे मतलब ये बताया गया है कि भूकंप के कारण ही है ना, जो प्राक जो कालीबंगा जो बस्ती है ना, उसका नष्ट हुई है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इतना समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं बच्चों बनास संस्कृति या बनास सभ्यता या बनास संस्कृति की। उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं आहड़ सभ्यता। ये कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में है। यह ताम्र पाषाण काल से, वो कहाँ से युगीन थी, ये कैसी है, ताम्र पाषाण काल, मतलब यहाँ पे पत्थर और तांबे का यूज होता है। ताम्र पाषाण काल से क्या है, संबंधित है। अब देखो जो बनास या आहड़ सभ्यता है, ये बनास नदी घाटी उदयपुर में क्या है, स्थित है। अब देखो जो बनास संस्कृति या बनास सभ्यता है ना बच्चों, इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे ताम्रवती, ये इसका प्राचीन नाम है। आघाटपुर, आघाट दुर्ग 10वीं 11वीं शताब्दी के लेखों में ऐसा मिलता है। अब देखो ऐसे ए मिलाना है, इसकी जो खोज है 1953 में, 1953 में, कौन से सन में, 1953 में, गांठ बांध लो, किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। इसकी खोज किसने की, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। अब देखो इसमें आगे अपन पढ़ते हैं, उत्खनन जो है ना बच्चों, इसका जो उत्खनन है वो दो बार किया गया। 1956 में किसके द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। ये गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन करता भी यही थे, रतन चंद्र अग्रवाल। उसके बाद में 1962, 61-62 में डॉक्टर HD सांखलिया एवं VN मिश्र के द्वारा 2 बार किया गया। 1905 खोज तो किसने की, 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, और 1956 में उत्खनन किसने किया, RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, और 61-62 में HD सांखलिया और VN मिश्र के द्वारा। अब देखो बच्चों यहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई है ना, उसकी अपन बात करते हैं। प्राप्त सामग्री, आहड़ से प्राप्त धूलकोट नाम के बड़े टीले के उत्खनन से ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले। मतलब आहड़ है बच्चों, वहाँ पे एक धूलकोट नाम का एक बड़ा टीला है, वहाँ से अपन को किसके अवशेष मिले हैं, ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आहड़ जो निवासी थे ना बच्चों, कृषि, पशुपालन एवं आखेट से क्या है, आखेट से संबंधित थे। मतलब यहाँ पे कृषि भी जानते थे, ये पशुपालन भी जानते थे, आखेट भी जानते थे। इसके द्वारा
आहड़ के द्वारा, देखो बच्चों, आहड़ में जो निवासी थे उनके द्वारा गेहूं, ज्वार और चावल, गेहूं, ज्वार और चावल का खाद्यान्न फसलों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कृषि की बात करें तो कालीबंगा में एक तो सरसों और चना, सरसों और चना की बात हुई है। यहाँ पे देखो किस किस की बात हुई है, गेहूं, ज्वार और चावल का खाद्यान्न फसलों के रूप में क्या होता था, उपयोग किया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ के जो निवासी है ना बच्चों, कृषि अवशेष की स्थिति में थे। यहाँ से अनाज रखने के बड़े बड़े मृत भांड प्राप्त हुए हैं। मतलब जो यहाँ पे जो आहड़ जो सभ्यता है ना बच्चों, यहाँ पे बड़े बड़े मृत भांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोट के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे कोई पूछ ले आपसे कि बताओ बड़े बड़े मृत भांड कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो आप कहेंगे सर आहड़ में प्राप्त हुए हैं, जिनको स्थानीय भाषा में गोरे या कोट कहते हैं। अब देखो इससे आगे देखते हैं, आहड़ निवासी भवन निर्माण में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का उपयोग करते थे। वहाँ पे तो देखो दीनहीन बस्ती है कालीबंगा, वहाँ पे तो केवल कच्ची ईंटों का मिला है, यहाँ पे देखो पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। तथा शिष्ट पत्थर मतलब काला पत्थर से मकान की नींव बढ़ते थे। जो आहड़ के जो निवासी थे, काला जो पत्थर होता है ना बच्चों, उससे मकान की नींव बढ़ते थे। मकान जो है ना बच्चों अधिकतर आयताकार होते थे। इनमें 2-3 कमरों के साथ रसोई होती थी। रसोई में 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे पीसने के लिए बलुआ पत्थर के सिलबट्टे होते थे। 2-3 मुँह वाले चूल्हे होते थे और पीसने के लिए बलुआ पत्थर के क्या होते थे, सिलबट्टे। बलुआ पत्थर जो मतलब एक हिसाब से जो रेगिस्तान में मिलता है ना, बलुआ मिट्टा, उसी टाइप का पत्थर। उत्खनन में बच्चों अपने को क्या क्या मिला है, रसोई के पास मछली, बकरी, हिरण, गाय आदि की हड्डियाँ मिली हैं। इससे पता चलता है कि आहड़ निवासी कैसे थे, मांसाहारी थे, नॉनवेज खाते थे, कहने का मतलब। मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो सामूहिक भोज व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। यहाँ एक मकान में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, या हो सकता है जॉइंट फैमिली का कोई सिस्टम रहा हो, है ना। चलो इससे आगे बात करते हैं। आहड़ निवासी लाल काले मृत भांड का क्या प्रयोग में लाते थे। जो लाल काले जो मृत भांड है ना, उनको उपयोग में लाते थे। आहड़ में मिट्टी की बनी हुई एक वृषभ आकृति मिली है। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आहड़ में मिट्टी की बनी हुई एक वृषभ आकृति मिली है, जिसे बनासियन बुल की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आहड़ में मिट्टी की बनी एक वृषभ आकृति मिली है, जिसे क्या कहा है, बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में बातें करते हैं। आहड़ निवासी धातुकर्मी थे, मतलब धातु का इनको बहुत ज्ञान था। यहाँ के एक घर में तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। यहाँ से तांबे की बृहत मात्रा में, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री, जैसे तांबे की कुल्हाड़ी, फलक, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, चदरें मिली हैं। तो देखो धातुकर्मी थे, यहाँ पे एक घर में धातु गलाने की भट्टी मिल गई, बोलो। तो ये सब यहाँ पे था। नेक्स्ट, तो इससे आगे देखते हैं। संभवतः एक मिनट, सॉरी थोड़ी देर ये पहले। संभवतः आहड़ में रंगाई छपाई जो व्यवसाय है विकसित हो चुका था। यहाँ से कपड़ों की छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए। देखो आहड़ में रंगाई छपाई का काम भी विकसित हो चुका था। एक बार पेन का कलर ही चेंज कर लेते हैं, तो कौन सा, यही सूटेबल रहता है ना अपने, रेड कलर ही। हाँ यहाँ से सॉरी हाँ, तो यहाँ से कपड़ों की छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। आहड़ देखो यहाँ पे रंगाई छपाई है, धातु गलाने के हैं। आहड़ निवासी आभूषण प्रिय थे, मतलब इनको गहनों से बहुत प्रेम था। इन्हें मिट्टी के मनकों के बने आभूषण अधिक प्रिय थे, मतलब मिट्टी के जो मनके होते हैं ना, उनसे जो बने जो आभूषण इनको ज़्यादा अच्छे लगते थे। ये मृतकों को
उनके आभूषणों सहित ही दफनाते थे। मतलब आभूषणों से इतना प्रेम था कि मरने के बाद में भी नहीं छूट रहा है। यहाँ मृतक का सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में, कालीबंगा में भी ऐसा ही था। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। आहड़ के उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें आहड़ के उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर, देखो कालीबंगा में केवल 5 स्तर मिले थे, यहाँ पे 8 स्तर मिले हैं, जिनमें चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ी, पत्थर की आटा चक्की प्राप्त हुई है। देखो कितनी बढ़िया बात है। यहाँ पे 8 स्तर हुए हैं खुदाई हुए, जिनमें चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ी मिली हैं और पत्थर की क्या मिली है, आटा चक्की मिली है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको सही समझ में आ रहा है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से तोल के बाट या माप मिलना यहाँ व्यापार वाणिज्य के उन्नति का संकेत है। यहाँ पे देखो तोल के बाट और माप भी मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य जो है बिल्कुल उन्नति पर था। नेक्स्ट देखते हैं। आहड़ में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। 6 तो तांबे की मुद्रा मिली है और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इनमें से एक मुद्रा पर त्रिशूल की वाई आकृति एवं दूसरी पर यूनानी देवता अपोलो को, एक मिनट दोबारा से समझाते हैं इसको। आहड़ से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। 6 तो तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और 3 क्या प्राप्त हुई हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें एक मुद्रा पर त्रिशूल वाई की आकृति एवं दूसरी पर यूनानी देवता अपोलो को हाथ में धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। यह मुद्रा द्वितीय सदी ईसा पूर्व की है, जो यूनानी संपर्क की ओर इशारा करती है। रिपीट करते हैं बच्चों, 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। उससे क्या पता चलता है, इनमें एक मुद्रा पर त्रिशूल वाई की आकृति एवं दूसरी पर यूनानी देवता अपोलो हाथ में धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। यह मुद्रा जो है ना बच्चों, ये द्वितीय सदी ईसा पूर्व की है, जो यूनानी संपर्क को बताती है। मतलब उस समय जो आहड़ जो वासी थे ना, उनका यूनान से कांटेक्ट था। देखो दशरथ शर्मा ने क्या बात की, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ जो संस्कृति का जो काल है 1900 से 2000 ईसा पूर्व बताया है। कौन से 1900 से 2000 ईसा पूर्व, 1900 से 2000 ईसा पूर्व। तो बच्चों ये हो गई आपकी आहड़ कंप्लीट। अब लास्ट बचती है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं गणेश्वर संस्कृति। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति है, देखो अब बिल्कुल स्थिति सही है। हाँ, नीम का थाना सीकर में है ये। देखो ये भी ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। गणेश्वर संस्कृति से ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर जो संस्कृति है बच्चों, कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्खनन है 1977 से 78 में रतन चंद्र अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार के निर्देशन में किया गया। तो रतन जी और एक विजय कुमार जी के निर्देशन में इसका क्या हुआ, उत्खनन हुआ है। तो 3 मेन बातें हैं। कहाँ है, नीमका थाना में है। कैसा संस्कृति स्थल है, ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। नदी कांतली, उत्खनन 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार के निर्देशन में इसका क्या हुआ है, उत्खनन हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से क्या क्या सामग्री आपको प्राप्त हुई है। गणेश्वर निवासी कृषि पशुपालन एवं आखेट से क्या है, संबंधित है। मतलब ये कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और शिकार करते थे। यहाँ मकानों में पत्थर के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। मतलब मकान जो है ना बच्चों, यहाँ पे पत्थर से ही बनाते थे लोग। ग्रामीण बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जो ग्रामीण बस्ती है, तो अगर वहाँ पे बाढ़ का पानी चले जाए, तो जो बांध जो बने हैं ना बच्चों, बांध वो भी किसके बने हैं, पत्थर के ही हैं। चलो हाँ क्या क्या बातें की है, ये तो कृषि पशुपालन और आखेट से क्या है, संबंधित थे। यहाँ मकानों के
मकानों में पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं तथा ग्रामीण बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जो ग्रामीण जो बस्ती है ना उसको मतलब बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध यहाँ पे बनाए गए हैं। यह ताम्रकालीन संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व स्थल है। जो ताम्रकालीन जो संस्कृति है ना बच्चों, उन सब का क्या है, प्रतिनिधित्व स्थल है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोई पूछ ले आपसे कि बताओ ताम्रकालीन संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व स्थल कौन सा है, तो आप कहोगे गणेश्वर। यहाँ से बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण, ताम्र आयुध मतलब युद्ध के सामान प्राप्त हुए हैं, जैसे बाणाग्र, बर्छे की नोक, छैनियाँ और केशपिन आदि प्राप्त हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ काले और नीले रंग के अलंकृत मृत भांड मिले हैं। बिल्कुल अच्छे, काले और नीले रंग के क्या मिले हैं, अलंकृत मृत भांड यहाँ पे मिले हैं। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर में ही मिलते हैं। छल्लेदार जो मिट्टी के जो बर्तन है ना बच्चों, केवल गणेश्वर में मिलते हैं। यहाँ से 2800 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले हैं। देखो छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर में मिले हैं, किसी और संस्कृति में नहीं मिले हैं। यहाँ से 2800 ईसा पूर्व, देखो जैसे कोई पूछ ले कि बताओ गणेश्वर जो सभ्यता है उसके कालक्रम पूछ ले, तो ये 2800 ईसा पूर्व सभ्यता के क्या मिले हैं, यहाँ पे अवशेष मिले हैं। अब देखो नेक्स्ट है, तो देखो नेक्स्ट जो सभ्यता है ना बच्चों, बैराट सभ्यता है। लेकिन जैसे अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे इसमें ना, बैराट जो सभ्यता है ना बच्चों, अभी ये बैराट ये कोटपुतली बहरोड जिला पड़ता है, कोटपुतली बहरोड उसमें पड़ता है, बहरोड कस्बे में क्या है स्थित है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे अपन है ना। हाँ बैराट के आसपास कई टीले मिले हैं, बहुत सारे टीले मिले हैं, जिनमें बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी पुरातत्व महत्व की हैं। बहुत सारे टीले मिले हैं, जो मेन जो है ना, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी, ये पुरातत्व के महत्व के हैं। अब देखो बैराट जो सभ्यता है ना बच्चों, इसकी जो खोज है ना 1936-37 किसने की, दयाराम साहनी द्वारा की गई। किसने की, दयाराम साहनी द्वारा। उत्खनन जो है ना बच्चों 1962 से 63 में किसने किया, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, और व्यापक स्तर पर नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने व्यापक स्तर पर इसका क्या किया, उत्खनन किया। इस क्षेत्र में पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कैसे अवशेष मिले हैं, पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक, मतलब बाद तक जो ऐतिहासिक काल है। देखो प्राग ऐतिहासिक काल जो इतिहास को बांटा गया है ना, उस हिसाब से पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल के क्या मिले हैं, यहाँ पे अवशेष मिले हैं। हाँ देखो इससे आगे देखें, पाषाण काल में इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के चिन्ह मिले हैं। मतलब पाषाण काल में जो मानव की जो उपस्थिति है ना, उसके जो चिन्ह है बच्चों, वो कहाँ से मिले हैं, बैराट से मिले हैं। यहाँ पाषाण कालीन औजार गुफा चित्रकारी भी मिली है। देखो कितनी बढ़िया बात है, पाषाण कालीन औजार मिले हैं बैराट से, गुफा चित्रकारी मिली है बैराट से। हाँ इसके अलावा क्या है, इस काल की संस्कृति का जो विस्तार है डिंगरिया, भानगढ़ आदि क्षेत्रों में मिलता है। ये जो बैराट जो संस्कृति है ना बच्चों, इसका जो विस्तार कहाँ तक है, डिंगरिया और भानगढ़ क्षेत्रों में भी है, जो अलवर में पड़ते हैं वर्तमान में। बैराट क्षेत्र में ताम्र संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बैराट से, किराडोल से, चीथवाड़ी से, नंदलालपुरा से और गणेश्वर क्षेत्र से मिलते हैं। दोबारा से बताते हैं इस बात को, बैराट क्षेत्र में ताम्र संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, किराडोल से, चीथवाड़ी से, नंदलालपुरा से। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, बताओ किराडोल, चीथवाड़ी, नंदलालपुरा, गणेश्वर आदि किस सभ्यता या संस्कृति से जुड़े हुए नाम हैं, तो आपको ध्यान रखना बैराट, किराडोल, चिथवाड़ी, नंदलालपुरा, गणेश्वर, ये बैराट संस्कृति से जुड़े हुए स्थल हैं। उससे आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ लौह संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू से मिलते हैं।
यहाँ लौह संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? जोधपुरा जयपुर से, जो कोटपुतली में पड़ता है जोधपुरा, और सोनारी झुंझुनू क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसमें, हाँ तो आगे बात करते हैं बच्चों, एक बार पेन ले लेते हैं। लगभग 6ठी शताब्दी सदी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से प्राप्त होता है। बिल्कुल नहीं समझ में आया, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ, कौन सा है बौद्ध ग्रंथ? अगुंतर निकाय में प्राप्त होता है, जिनमें मत्स्य महाजनपद बैराट क्षेत्र में स्थित होता है, जिसकी जो राजधानी है ना वो विराटनगर थी। जो मत्स्य जो जनपद है बैराट क्षेत्र में स्थित है और राजधानी क्या थी इसकी? विराटनगर है। इसी में इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जहां पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं पे बैराट में व्यतीत किया था। इसके बाद में बात करते हैं, मौर्य काल में बैराट क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध था। मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है ना का मतलब फेमस केंद्र था बैराट क्षेत्र मौर्य काल में। मौर्य सम्राट अशोक को राजस्थान में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। मतलब जो सम्राट अशोक है उसको राजस्थान में बौद्ध धर्म का जो प्रचार है उसका श्रेय दिया है। यहाँ से अशोक कालीन बौद्ध विहार एवं अभिलेख प्राप्त हैं। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? अशोक के काल के बौद्ध विहार मिले हैं और अभिलेख मिले हैं, जिनमें भाबरू जो शिलालेख है ना बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि भाबरू शिलालेख क्या है। देखो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुआ है कैप्टन बर्ट। हाँ थोड़ा सा एक बार देखो, भाबरू लघु शिलालेख, देखो इसमें क्या क्या है, ये कहाँ स्थित है? बीजक डूंगरी जो विराटनगर या कोटपुतली बहरोड में पड़ता भी है, कोटपुतली बहरोड में पड़ता है, कोटपुतली बहरोड। तो बच्चों ये भाबरू जो शिलालेख है ये बीजक डूंगरी जयपुर में है। इसकी जो खोज थी ना बच्चों कैप्टन बर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। और देखो इसमें क्या क्या है, यह पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण है। पहिए नुमा जैसे ऐसी चट्टान होती है ना, ऐसी चट्टान पे क्या है, ये भाबरू शिलालेख उत्कीर्ण है। यह वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। देखो भाबरू जो शिलालेख है वो अपने पास नहीं है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। अब इससे आगे देखते हैं नोट। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1784 सर विलियम जोन्स ने क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि भारत में प्राच्य विधाओं के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके। सर विलियम जोन्स ने बहुत अच्छा काम किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कब की? 1784 में की। क्या उद्देश्य था? कि ताकि भारत में जो है ना प्राचीन जो विधाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। हाँ इससे आगे देखते हैं बच्चों, इस लेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा कहा है। जो भाबरू जो शिलालेख है इसमें सम्राट अशोक को क्या कहा गया है? मगध का राजा कहा गया है, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट करता है। देखो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म। धम्म का मतलब होता है नीतियों पे चलना एक हिसाब से। संघ में क्या करता है? अपनी आस्था प्रकट करता है। हाँ उससे आगे देखते हैं बच्चों, इस लघु शिलालेख में बुद्ध द्वारा राहुल को दिए गए उपदेशों से संबंधित 7 ग्रंथों का उल्लेख है। मतलब ये जो भाबरू जो शिलालेख है इसमें बुद्ध के द्वारा अपने जो बेटा है ना राहुल को दिए गए उपदेशों से संबंधित 7 ग्रंथों का उल्लेख है। अब देखो वो 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं। पहला है उपतिस्पसिन, विनय समूकसे, अली यवसाणी, अनागत बयाणी, मोने सुते, मुनि गाथा
और लघु लो वादो सुते अधिगच्चे। ये 7 ग्रंथ है बच्चों। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, याद होते हैं, ठीक है। उपतिस पसिन विनय समूक से अलियव साणी अनागत भयाणी मुने सुते मुनि गाथा और लघु लो वादो सुते अधिगच्चे। तो ये 7 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जो बुद्ध द्वारा राहुल को उपदेशों से संबंधित है। अब बच्चों आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, गुप्त काल में संपूर्ण राजस्थान गुप्तों के अधीन था। मतलब जैसे जितने भी गुप्त शासक थे उनके अधीन था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब गुप्त साम्राज्य ही था। हर्षवर्धन के काल में, देखो ये बहुत अच्छी सी क्वेश्चन है यहाँ से, चीनी यात्री हैनसांग जो है भारत यात्रा के दौरान विराटनगर आया। तो देखो बहुत अच्छा है, चीनी यात्री जो हैनसांग है वो भारत यात्रा के दौरान कहाँ पे आया? विराटनगर में आया, हर्षवर्धन के काल में आया। उन्होंने यहाँ 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया, बताया कि यहाँ बैल और भेड़ प्रसिद्ध है। बताओ अशोक, एक बार इस हैनसांग के बारे में थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। इसमें क्या बता, हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री जो हैनसांग है ना भारत आया था और भारत यात्रा के दौरान विराटनगर की इसने यात्रा की। उन्होंने यहाँ 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है। कितने बौद्ध मठों का उल्लेख किया है? 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है। और यहाँ बैल और भेड़ प्रसिद्ध है। बताया कि यहाँ पे क्या चीज़ प्रसिद्ध है? बैल और भेड़, दोनों बै से स्टार्ट होती हैं। बैल और भेड़ प्रसिद्ध है। देखो क्या बात बता रहा है, ये भी बावड़ा आदमी हो गया। बैराट के उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क सिक्के, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। चांदी के 8 पंचमार्क सिक्के और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई है। क्या क्या मिले हैं? चांदी के 8 पंचमार्क सिक्के और 28 मुद्राएं मिली हैं इंडो ग्रीक शासकों की। जैसे आपने देखा होगा, आहड़ आपने पढ़ा, उसमें क्या बताया था? उसमें ये बताया था कि जो वहाँ पे एक अपोलो जो देवता है, यूनानी देवता, उसकी वहाँ पे तांबे की मूर्ति मिली है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो अन्य प्रमुख स्थल हैं, जिसमें पहला है तरखान वाला डेरा। ये कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में। 2003-4 में पीके त्रिवेदी, जेबी पटनायक ने इसकी खोज की। एक बार इसको खोज, हाँ। तो तरखान वाला डेरा में बच्चों देखो क्या क्या चीज़ें हैं। तरखान वाला डेरा स्थिति कहाँ है? गंगानगर है। 2003-4 में पीके त्रिवेदी और जेबी जो पटनायक ने इसकी क्या की है? खोज की है। यहाँ विकसित हड़प्पा संस्कृत सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तरखान वाला डेरा। अब इसके बाद में बात करते हैं कर्णपुरा हनुमानगढ़। 2012-13 में एस के मित्र और वीएन प्रभाकर ने इसकी खोज की। यहाँ से प्राग एवं विकसित हड़प्पा के क्या मिले हैं? अवशेष मिले। 2012-13 एस के मित्र वीएन प्रभाकर, कहाँ पे? कर्णपुरा हनुमानगढ़। किसके अवशेष मिले हैं? प्राग एवं विकसित हड़प्पा के यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाण युगीन स्थल। राजस्थान में कौन कौन से ताम्रपाषाण युगीन स्थल है, युग के स्थल है? देखो एक बार आपको ऐसे कैसे याद रखना है कि आहड़ ताम्रपाषाण युगीन स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं। देखो ऐसे कैसे इनको डायरेक्ट पूछ लेता है। आहड़ उदयपुर, ऐसे ए। झाड़ोल उदयपुर, देखो आहड़ और झाड़ोल दोनों उदयपुर में है। आहड़ और झाड़ोल को दोनों क्या है? उदयपुर में है। अब देखो राजसमंद में कौन कौन से हैं? गिलूंड और पचमता राजसमंद, गिलूंड और पचमता राजसमंद। इसके बाद में बालाथल उदयपुर। देखो एक तो उदयपुर में कौन कौन से हो गए? उदयपुर में हो गए आहड़, झाड़ोल और बालाथल। ये आहड़, झाड़ोल, बालाथल ये तीनों क्या है? उदयपुर में। और राजसमंद में क्या है? गिलूंड और पचमता। गिलूंड और पचमता कहाँ है? राजसमंद में, याद रह जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं गणेशर सीकर में है, मलाह भरतपुर में, कोल माहौली सवाई माधोपुर में है, किराडोल चिथवाड़ी ये जयपुर में था पहले,
हाँ, किराडोल चितवाड़ी जयपुर में है। इसके बाद में साबणिया पुंगल, ये बीकानेर, साबणिया पुंगल बीकानेर में। इसके बाद में एलाना जालोर, कुराड़ा नागौर और नंदलालपुरा जागसू जयपुर। पिंडपालिया चित्तौड़गढ़, ओजियाना भीलवाड़ा और बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। तो ये सब हमने कालीबंगा सभ्यता, राजस्थान के ताम्रयुगीन जो संस्कृति है उसके अवशेष हमने पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।